डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम देखेंगे अपना लास्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्या, क्रेब्स साइकिल। ओके, फिर उसके बाद देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। देखा था हमने वहाँ पे कि कैसे NADP से और FADH2 से अपना बनता है क्या, ATP। अब हम देखेंगे अपने बैलेंस शीट कि हाँ भैया, जो अपना पूरा लेखा जोखा होता है बेसिकली इस पूरे प्रोसेस का, कितने ATP बन रहे हैं, कितने ATP नहीं बन रहे हैं, मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने ये फालतू की बकवास लिख रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अपना जो अल्टीमेट रिजल्ट है इस पूरे पैराग्राफ में वो क्या है कि नेट गेन जो होता है अपना वो कितना होता है, 36 ATP मॉलिक्यूल्स का। सिंपल। तो अब हम आपको ये दिखाएंगे, अपनी खुद से बैलेंस शीट बनाएंगे, इनकी बैलेंस शीट पर नहीं जाएंगे और देखेंगे कि 36 ATP मॉलिक्यूल्स टोटल अपने कैसे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस से अपने डायरेक्ट 2 ATP का नेट गेन हो रहा था, तो 2 ATP अपने वहाँ से आ गए, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्या मिल रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ही NADH। तो इस 2 NADH से हमें कितने मिलेंगे, एक NADH से 3 मिलते हैं, तो 2 × 3 यहाँ पे हो जाएंगे अपने 6 + 2, टोटल अपने ग्लाइकोलाइसिस के हो गए 8 ATP, ठीक है। अब फिर हमने देखा था क्या, जब अपना पायरुवेट का कन्वर्जन होता है किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर, तो भी अपने क्या रिलीज होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH। अब 2 पायरुवेट को कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है कि कितने रिलीज होंगे, 2 NADH, यानी कि फिर से 2 × 3, इस प्रोसेस में 6 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं हम लास्ट अपना क्रेब्स साइकिल पे, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें मिलते हैं क्या, 6 NADH2, ठीक है, 2 FADH2 और 2 अपने GTP, बेसिकली GTP या कह सकते हैं आप इसको डायरेक्टली ATP, ठीक है। 6 × 3 × 2, ये कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा अपना 4, ओके। और यहाँ पे तो 2 है ही, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, देखो 18 और 2 20 और 24 यहाँ पे कितना था, 8 और 6 14 हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा 38 ATP। तो अब आप सोच रहे होंगे यार NCERT में तो 36 दे रखा था, तो अपनी क्या बैलेंस शीट में गड़बड़ हो गई? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। देखो होता क्या है कि हमने देखा था ऊपर कि 2 अपने NADH कहाँ पे बन रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, और ग्लाइकोलाइसिस जो है अपना ये अकर करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जब हम साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या भेजते हैं, NADH भेजते हैं, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है ATP का, ठीक है। और पर NADH एक ATP मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होता है, तो जाहिर सी बात है कि 2 NADH आए तो 2 ATP का होगा, तो माइनस अगर इसमें हम 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 ATP का नेट गेन। अब देखो ये भी डिपेंड करता है अपना किसके ऊपर, कि कौन से शटल से, शटल कह सकते हैं बेसिकली, गेट कह सकते हैं, कौन से गेट से अपना NADH जो है वो अंदर आ रहा है। एक गेट का नाम होता है क्या, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और एक गेट का नाम होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल, और वी कैन से एस्पार्टेट गेट, ठीक है। तो ये जो गेट है ये तो ATP यूज़ करता है, लेकिन मैलेट वाला ATP यूज़ नहीं करता, ठीक है। और ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, और ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, अदर नेसेसरी ऑर्गन्स हो गए। तो बेसिकली ऑर्गन्स जो होते हैं उसके अंदर हमें मैलेट शटल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन्स को एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए अगर वो यहाँ पे भी ATP बचाएंगे तो अच्छी बात है, ताकि वो उसको एनर्जी में यूज़ कर सकें, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स के अंदर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल प्रेजेंट होता है, तो हम नेट गेन जो है हमेशा कंसिडर करते हैं कितना, 36 ATP। एग्जाम में अगर आएगा 36 ATP और 38 ATP तो आपको मार्क करना पड़ेगा 36 ATP, ठीक है। अगर वो स्पेशली मेंशन करते हैं कि भैया मैलेट शटल यूज़ करा गया है तो 38 ATP मार्क कर सकते हैं, ओके। या एग्जाम में स्पेशली मेंशन कर देंगे
कि हार्ट के अंदर कितने एटीपी का गेन होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा 38। ओके, अब हम देखेंगे क्या अपना एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी। तो टोटल गेन जो हो रहा था एटीपी का वो कितना हो रहा था 36 एटीपी। एक एटीपी जो होता है वो यील्ड करता है कितना 34 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। तो अपना क्या आएगा यहाँ पे देखो 36 इंटू 34 कर दें या दोनों केस का निकाल लेते हैं 36 का और 38 का। ओके, तो 38 इंटू 34, तो यहाँ पे अपना क्या आएगा 1292 किलो जूल पर मोल। ओके, और यहाँ पे आएगा 1224 किलो जूल पर मोल। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे इतने एटीपी निकले हैं और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी होती है 2870 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली 1224 डिवाइडेड बाय 2870 इंटू 100। ठीक है, और फिर यहाँ पे 192 डिवाइडेड बाय 2870 इंटू 100। अब ये यहाँ पे कितना आता है 45%। ओके, और यहाँ पे अपना आता है अप्रॉक्सीमेटली 43%। तो ये हो गया अपना एनर्जी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर इसको हमें साथ में कंपेयर करना हो किसके, फर्मेंटेशन वाले के। अब फर्मेंटेशन में अपना टोटल एटीपी का गेन कितना हो रहा था, 2 ही हो रहे थे। तो अब देखो सिंपली 2 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। 2870 इंटू 100 ये आता है अपना अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास। और हमने पहले ही बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन कितना होता है, लेस देन 7%। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल भी रहा है। तो ये हो गया अपना रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट वाला टॉपिक फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, एम्फीबोलिक पाथवे। देखो एम्फीबोलिक से मतलब क्या है, यहाँ पे इस चीज़ को हम समझते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। कैटाबॉलिज्म का मतलब कि ब्रेकडाउन, ठीक है, और एनाबॉलिज्म का मतलब कि किसी चीज़ का सिंथेसिस। तो जब दोनों चीज़ देखने को मिलती है हमें किसी पाथवे के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। अब हमें इतना पता है क्या कि अपना जो ग्लूकोज है, ठीक है, बेसिकली क्या है, फेवर्ड सबस्ट्रेट है फॉर रेस्पिरेशन। ओके, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सबसे पहले उनको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। उसके बाद उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। अब देखो बाकी के जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, उसको भी हम रेस्पायर कर सकते हैं, बट उनका भी पहले ब्रेकडाउन करा जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखो इस वाले फिगर में ये है अपना फैट। ठीक है, तो फैट जो है उसको पहले ब्रेक किया किसके अंदर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। अब ग्लिसरॉल जो है ये एंटर कर सकता है रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस के अंदर, कहाँ से, डाईहाइड्रोक्सी एस्टन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट वाले स्टेप से। फैटी एसिड अपने एंटर करेंगे कहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, उसको ध्यान से देखना। कार्बोहाइड्रेट्स जो है अपने ग्लूकोज बन रहे हैं, अल्टीमेटली क्या बन रहा है यहाँ पे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, पायरुविक एसिड, अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम ए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया रेस्पिरेशन के टाइम पे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन के तीनों के टाइम पे हमें कौन सा कॉमन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, तो कौन सा देखने को मिल रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे पूरा क्रैब साइकिल कॉमन ही तो है, तो वो तो कॉमन है, लेकिन फर्स्ट कॉमन प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही ऑप्शन में देते हैं हमें। ठीक है, अब वापस आते हैं हम, जो हमने नीचे डिस्कस करा उसी को यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। जैसे कि देखो फैट्स जो होंगे अपने, उनको ब्रेक करना पड़ेगा किसके अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर और फैटी एसिड्स के अंदर। और अगर फैटी एसिड्स को हमें रेस्पायर करना है तो उसको हमें डिग्रेड करना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। तो मैं यहाँ पे ये सब लिखने भी जा रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि फैटी एसिड से हमारे क्या बनते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। आगे ग्लिसरॉल जो होगा अगर उसको एंटर करना है पाथवे, तो वो कन्वर्ट होगा किससे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो अगर ग्लिसरॉल को पाथवे में एंटर करना है तो वो पागल बन जाएगा, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, प्रोटीन्स को डिग्रेड होना पड़ेगा बाय प्रोटियोसिस और बनना पड़ेगा क्या, अमीनो एसिड्स। उसके बाद ही वो एंटर कर सकते हैं किसके अंदर, क्रैब साइकिल के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस हैं या रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर सबस्ट्रेस का क्या हो रहा है, ब्रोक डाउन नहीं हो रहा है। तो रेस्पिरेशन को क्या कंसिडर किया जाता था कि भैया ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है,
अब आपको भी स्टार्टिंग से ये लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो सब कुछ ब्रेक ही हो रहा है, हमने क्या बोला कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, तो अब हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है उस चीज़ को हम समझते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर बोला कि डिफरेंट पॉइंट्स पे अपने रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर डिफरेंट सबस्ट्रेट्स एंटर करते हैं और उनको रेस्पायर किया जाता है टू डिराइव एनर्जी। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है क्या कि अगर इसको हम विथड्रॉ करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे से, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम इससे यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम को अगर विथड्रॉ करते हैं तो उससे हम फैटी एसिड्स बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझो कि जैसे अगर फैटी एसिड्स को हम ब्रोक कर रहे हैं टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग रेस्पिरेटरी पाथवे, जब उसकी ज़रूरत है, यानी कि जब आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब जब ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड्स की ज़रूरत है, तो क्या एसिटाइल कोएंजाइम को हम विड्रॉ कर सकते हैं पाथवे से और बना सकते हैं फैटी एसिड? ठीक है, तो हाँ, ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए अपना जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उसको हम कैटाबॉलिक नहीं कहते, या कह सकते हैं उसमें सिर्फ ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है बल्कि सिंथेसिस भी होता है किसका, फैटी एसिड्स का। ठीक है, सिमिलरली जब ब्रेकडाउन होगा किसका, प्रोटीन्स 2, जब प्रोटीन से जब अपने वो बनते हैं, जैसे नीचे हमने देखा था क्या, अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड से वापस क्या हम रेस्पिरेटरी पाथवे से अमीनो एसिड्स लेके फिर से प्रोटीन्स नहीं बना सकते अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, सब्सटेंसेस का या सबस्ट्रेट्स का, और उनका सिंथेसिस भी हो रहा है। और जब दोनों चीज़ें हो रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर, किसी भी पाथवे के अंदर दोनों चीज़ें हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एम्फीबॉलिक। तो यहाँ पे इसलिए यही कह रखा है कि इसलिए अपना जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं रेदर देन कैटाबॉलिक वन। अब एग्जाम में यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि भैया रेस्पिरेटरी पाथवे जो है आपका कैटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक है और एम्फीबॉलिक है। आंसर क्या होगा, एम्फीबॉलिक होगा। ओके, अब हम कुछ इंटरमीडिएट्स देख लेते हैं जो अपने रेस्पिरेटरी पाथवे के हैं, लेकिन उनको वेरियस कंपाउंड के प्रिकर्सर के लिए, फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, फैटी एसिड्स तो ये बना ही रहे हैं, लेकिन कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स के बारे में हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये अपने पिगमेंट्स होते हैं, और टर्पीन्स, साथ ही साथ गिबरलिन। तो अपना ये क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, और ये भी किससे बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। फिर हमने देखा था क्या कि सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, ये भी बन रहा था। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल होता है किसके लिए, फॉर क्लोरोफिल एज वेल एज साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, जो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखने को मिलता है। फिर अपना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बन रहा था, तो ये क्या बनाता है, एल्कालॉइड्स, और साथ ही साथ पिरिमिडाइंस। पिरिमिडाइंस अपने क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। और लास्ट यहाँ पे है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और ग्लूटारेट। ठीक है, इससे क्या बनता है अपना, अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड से बन सकता है क्या, अपना प्रोटीन्स। तो इसलिए हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे हो गया वो क्या हो गया, एक एम्फीबॉलिक पाथवे भी हो गया। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ईजी है, लेकिन उससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो हल्के में मत लेना। ओके, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, बेसिकली अपना वॉल्यूम रेशियो होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो ये रहा सिंपल सा फॉर्मूला, बस आपको कुछ नहीं याद करना। अब याद क्या करना है कि जो डिफरेंट अपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू याद करनी है। ग्लूकोज की कितनी होती है, प्रोटीन्स की कितनी होती है, फैट्स की कितनी होती है। ठीक है, तो ये सब हमें अब देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्लूकोज से। तो अब देखो रिएक्शन लिखो, C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस में एनर्जी। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड कितना हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। दैट मीन्स कि ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी क्वोशंट कितना होता है, 1 होता है। और एक यही होता है सब्सटेंस जिसका RQ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बाकी किसी का 1
नहीं होता तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट किसका होता है। तो अब हम नीचे मूव करते हैं, यहाँ पे देखो दे भी रखा है, ठीक है। दूसरा, जब व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, तो फैट का बता रखा है। अब फैट्स में यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है पूरा, तो ऊपर क्या आया 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, नीचे क्या आया 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो अपना रेशियो क्या आया 0.7। अब क्योंकि रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे फैट्स का हम साथ साथ लिखते भी रहते हैं ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हो गया 1, थोड़े डार्क कलर से लिख देते हैं। तो ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हो गया 1, फैट्स का अपना क्या हो गया 0.7, और प्रोटीन्स का इन्होंने रिएक्शन नहीं दे रखा बट सॉल्व कर रखा है, तो प्रोटीन्स का अपना रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है 0.9। एग्जाम में बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। अब कभी कभी एग्जाम में हमसे ये भी पूछ लेता है कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो होता है वो मोर देन 1 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है 1, यानी कि वहाँ पे CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कंपेयर टू O2, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आता है अपना मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है अपना वो होता है 1.33, और सिंपली वी कैन से अपने जो ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, उनका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है मोर देन 1, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन बन गया कि मोर देन 1 रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हमें किसके अंदर देखने को मिलता है। अब इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले एक लास्ट बात, और वो क्या है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अगर हम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालें तो कितना होगा। तो यहाँ पे देखो C6H12O6, ओके, और यहाँ पे हम जाइमेस ले लेते हैं एंजाइम, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा अल्कोहल C6H5OH प्लस 2CO2। अब अगर इसका RQ हम निकालें तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 2CO2, नीचे अपना O2 यूज नहीं हुआ यानी कि 0 O2। तो अब इस केस में रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि अपना रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, और मोर देन 1 भी हो सकता है। तो इनका टिपिकली पूछेंगे नहीं, ऑक्सैलिक एसिड का वैल्यू या मैलिक एसिड का वैल्यू पूछेंगे नहीं, बहुत मुश्किल चांसेस है। पूछेंगे कि मोर देन 1 किसका होता है RQ, तो आपको क्या बताना है ऑर्गेनिक एसिड्स का, ठीक है। इन्फिनिटी किस केस में आता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है। 1 फैट्स की और प्रोटीन्स की और ग्लूकोज की, ये तो देखो 3 बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तो आपको याद करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियोस में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे अपना प्लांट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स। थैंक यू सो मच।